Hello everyone. Today we are going to start the third chapter of prose, The Ganga, written by Pandit Jawaharlal Nehru. As we all know, Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He was also a well-known writer. His famous books are The Discovery of India, Glimpses of the World History, and Autobiography. आइए इस लेसन के बारे में कुछ जानते हैं. The Ganga is an extract from the last will and testament of Pandit Jawaharlal Nehru. ये चैप्टर गंगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के वसीयतनामे से लिया गया एक अंश है, जिसमें उन्होंने भारत के लोगों के प्रेम और लगाव के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है. उन्होंने अपने जो कलीग्स हैं, जो उनके साथी हैं और सहकर्मी हैं, उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया है. नेहरू जी चाहते थे कि मृत्यु के बाद उनकी बॉडी का दाह संस्कार यानी क्रिमेशन किया जाए और उसके बाद जो उसकी बची हुई राख है उसमें से हैंडफुल एक मुट्ठी राख को गंगा नदी में बहा दिया जाए और बाकी का जो पोर्शन है उसे भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए. लेट्स स्टार्ट द लेसन. I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मुझे भारतवासियों से जो प्यार और लगाव मिला, अफेक्शन मीन्स लगाव मिला है, मैं कुछ भी करके उसका एक फ्रैक्शन मीन्स एक छोटा सा भाग भी उन्हें वापस नहीं लौटा सकता. और वास्तव में प्यार और लगाव एक ऐसी चीज है, एक अमूल्य वस्तु है जिसको वापस लौटाया भी नहीं जा सकता है. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. बहुत सारे लोगों को की व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, कुछ लोगों को रेवर्ड मीन्स सम्मान भी दिया गया है, लेकिन भारतवासियों के हर वर्ग से जो मुझे प्यार और लगाव मिला है उससे मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्मिंग मीन्स अभिभूत हो गया हूं. I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. और मैं एक ही चीज, एक ही आशा व्यक्त करता हूं कि जो मेरे बचे हुए दिन हैं, यानी जितना भी मेरा जीवन बाकी है, उन लोगों तो मैं उसमें अपने देशवासियों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कि जो उन लोगों ने जितना मुझे प्यार और अफेक्शन दिया है उसके अयोग्य ना हो जाऊं. मतलब जितना उन्होंने मुझे दिया है उतना कुछ मैं उनके लिए भी करूं. To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. मैं अपने जो इन्यूमरेबल बहुत असंख्य जो सहयोगी और सहकर्मी हैं उनके प्रति मैं और भी अधिक आभार व्यक्त करता हूं. We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them. जो बहुत से महान कार्यों में जो मेरे सहयोगी रह चुके हैं, उन्होंने मेरे अच्छे दिनों में और मेरे दुख के दिनों में हमेशा मेरा साथ निभाया है. चाहे मैंने सुख के दिन देखे हो या दुख के, उन लोगों ने, मेरे सहयोगियों ने मेरा हमेशा साथ निभाया है. When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए, और अगर मैं किसी विदेशी जगह यानी किसी विदेशी कंट्री में, देश में, विदेश में अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो वहां पर ही मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए और मेरी जो राख बचेगी उसे इलाहाबाद ले आया जाए. A small handful of these ashes should be thrown in Ganga and the measly portion of them disposed of in the manner indicated below. इस राख का एक मुट्ठी भाग गंगा नदी में बहा दिया जाए और ज्यादातर जो उसका पोर्शन है वो नीचे बताए गए तरीके से डिस्पोज किया जाए, यानी उसे विसर्जित किया जाए.
No part of these ashes should be retained or preserved. और इस राख का कोई भी भाग उसे रखा न जाए, संरक्षित न किया जाए, याद के रूप में संरक्षित न किया जाए, प्रिजर्व न किया जाए. My desire to have a handful of my ashes thrown in Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. मेरी यह इच्छा है कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए. जहां तक मैं सोचता हूं इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है. मतलब ये ना सोचे जैसे कि हिंदू धर्म में ये है कि मृत्यु के बाद, क्रिमेशन के बाद जो राख होती है उसे लोग गंगा नदी में बहा देते हैं. तो ये ना सोचा जाए कि इससे कोई मैं धार्मिक रूप से वहां पर जुड़ा हुआ हूँ. आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन दिस मैटर. मेरा कोई भी धार्मिक जो लगाव है वो यहाँ पर नहीं है. I have been attached to the Ganga and the Yamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. मैं गंगा और यमुना नदी से जो इलाहाबाद में है, मैं उससे बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा उनसे लगाव रहा है. और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है, ये लगाव भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है. I have watched their varying mood as the seasons changed and have often thought of the history and myth and tradition and song and history that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing water. ऋतु परिवर्तन के साथ यानी जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, मैंने गंगा और यमुना नदी के बदलते हुए रूपों को देखा है. और जैसा कि इतिहास में या पौराणिक कथाओं में या फिर परंपराएं होती हैं, गीतों तथा कहानियों के बारे में सोचा है, जो कि इन नदियों के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, युगों से जुड़ी हुई हैं. और उस जल में जो गंगा का जल है, उस बहते हुए जल का एक अंश बन गई हैं. यानी कि गंगा नदी से जुड़ी हुई बहुत इतिहास के कुछ ऐसी चीजें हैं जो गंगा नदी से जुड़ी हुई हैं. कुछ मिथ्स हैं, यानी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं जो गंगा नदी से जुड़ी हुई हैं. कुछ ट्रेडिशंस हैं, हमारे परंपराएं हैं, वो भी गंगा नदी से जुड़े हुए हैं. कुछ सॉन्ग्स और कुछ स्टोरी हैं जो गंगा नदी से जुड़े हुए हैं और उसके बहते हुए पानी का एक अंश बन गए हैं. The Ganga especially is the river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumphs, her victories and her defeats. गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है. यहाँ के निवासियों की प्रिय है, जिसके चारों ओर उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी आशाएं हैं, भय हैं और उसके ट्रायम्फ यानी जो विजय के गीत होते हैं, उनकी पराजय जो होती है, सारी चीजें उस गंगा नदी से जुड़ी हुई हैं. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing and yet ever the same Ganga. वह भारत के जो युगों से जो जुड़ी हुई पुरानी सभ्यताएं और संस्कृति का ये प्रतीक रही हैं. ये हमेशा परिवर्तन होती रहती है गंगा नदी, क्योंकि पानी तो कभी ठहरता नहीं है, हमेशा बहती रहती है, लेकिन फिर भी वही सेम गंगा रहती है. क्योंकि पानी तो हमेशा इसका बहता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन वही गंगा, सेम गंगा रहती है. और ये जो गंगा हमारी है, ये हमारी सभ्यता का, पुरानी संस्कृति का एक सिंबल है, यानी प्रतीक है. She reminds me of snow-covered peaks and the deep valleys of Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. गंगा नदी मुझे ये जो है, ये मुझे हिमालय की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है, और उसके पास जो गहरी घाटियां हैं उसकी याद दिलाती है, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ. और गंगा मुझे उन उपजाऊ जो फर्टाइल जो होती हैं, जो लैंड होता है और बहुत ज्यादा विशाल रूप से फैले हुए जो फील्ड्स हैं, उनकी मुझे याद दिलाती है, जहां पर मेरे जीवन और मेरा कार्य जहां पर पूरा हुआ है. Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadow fall,
A narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea and with something of sea's power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India running into the present and flowing on to the great ocean of the future. Smiling and dancing in the morning sunlight. सुबह के समय, प्रातः काल के समय जब सन की रोशनी पड़ती है तो गंगा कैसी लगती है? स्माइल करते हुए, मुस्कुराती हुई और डांस करती हुई दिखाई देती है. एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज ए इवनिंग शैडो फॉल. और शाम के समय ये डार्क लगती है, ग्लूमी लगती है और ये फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्यों से भरी हुई लगती है. जब शाम होती है तो वो अंधेरी सी हो जाती है और ग्लूमी, उदास सी हो जाती है और रहस्यों से भरी हुई दिखाई देती है. अ नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर. एक पतली, नैरो मीन्स सकरी, स्लो मीन्स धीमी और ग्रेसफुल मतलब आकर्षक नदी ये विंटर के समय में, सर्दियों में हमें लगती है. एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून. और बहुत ही विशाल, गरजती हुई सी ये मानसून यानी जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय ये हमें लगती है. ब्रॉड bosomed almost as the sea and with something of sea's power to destroy. और इतनी बड़ी सी जो समुद्र है उसकी तरह विशाल काय, गरजती हुई सी जो गंगा है वो ये जो मानसून के समय में हमें दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि ये विनाशकारी है, विनाश कर देगी सबका. इस तरह से हमें मानसून के समय में गंगा लगती है. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India. का क्या मतलब हुआ कि गंगा मेरे लिए ये जो है वो पास्ट, एक अतीत का एक प्रतीक है और रनिंग इनटू द प्रेजेंट जो वर्तमान से जुड़ी हुई है, प्रेजेंट टाइम से, और एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के जो विशाल सागर है उसकी तरफ ये बढ़ रही है. And though I have discarded much of past tradition and custom and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of body and the spirit, though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely. I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. That change I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it. And as witness of this desire of mine, and as my last home is to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shore. पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे क्या कह रहे हैं कि and though I have discarded much of past tradition and custom, उन्होंने वो कह रहे हैं डिस्कार्ड मतलब कि छोड़ देना, त्याग देना, कि यद्यपि मैंने बहुत सारी पुरानी जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं वो मैंने जो है, और रीति कस्टम्स मीन्स रीत रिवाज जो है वो मैंने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया है. एंड आई एम एंशियस दैट इंडिया शुड rid herself of all shackles that bind and constrain her. और मैं ये चाहता हूँ, ये आशा करता हूँ कि भारत जो है वो उन सभी बेड़ियों से अपने आप को मुक्त कर दे जो उसे जकड़ के रखे हुए हैं, जो उसे बाइंड करती हैं, कांस्टेंट रोकती हैं, उन सभी से वो अपने आप को मुक्त कर दे. और ऐसी जो परंपराएं या रीति रिवाज हैं जो डिवाइड करते हैं, एंड डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, जो उन्हें अलग कर देते हैं, उन्हें दबा देते हैं, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, और जो शरीर और आत्मा के जो स्वच्छंद विकास है
उसे रोकते हैं। मैं उन सारी चीजों को चाहता हूं कि भारत अपने आप को उन बेड़ियों से मुक्त कर दे जो लोगों को बांटते हैं या उनकी आत्मा को या उनके शरीर और आत्मा के विकास को रोकते हैं। इन सारी चीजों या उनके आगे बढ़ने को रोकते हैं, तो इन सारी चीजों को अपने आप को बेड़ियों से मुक्त कर लेना चाहिए। Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely. यद्यपि मैं यह सब आशा करता हूं, लेकिन मैं अपने आप को अतीत से पूरी तरीके से अलग नहीं करना चाहता। कि मैं कुछ चीजें हैं जो हमें रोकती हैं, जो हमारी बाधक हैं, उन चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो हमें विरासत मिली है उन्हें हमें पूरी तरह से नहीं, वो खुद नहीं चाहते कि मैं उन्हें पूरी तरह से छोड़ दूं। I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. और मुझे जो भारत की ये महान विरासत है उस पर बहुत गर्व है, जो हमारी रही है, आज भी है, और मैं जानता हूं कि ये जो है हमारे जो ये अटूट श्रृंखला का एक हिस्सा बने, जो भारत के अविस्मरणीय जो इतिहास की ओर ले जाती हैं। मैं इस जो श्रृंखला है इसे तोड़ना, जो चेन चली आ रही है भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है, मैं इसे अपने आप को अलग नहीं करना चाहता हूँ। That chains I would not break, for I treasure it and I seek inspiration from it. मैं इस जो कड़ी है, जो श्रृंखला है, इसे तोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे बहुत अमूल्य मानता हूं और इससे जो है प्रेरणा लेता हूं। जो हमारा भारत का इतिहास है उसको, उसकी जो कड़ी चली आ रही है, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता और उससे मैं प्रेरणा, इंस्पिरेशन लेता हूं। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और जो मेरी ये इच्छा है इसको साक्षी मानकर, जो मेरी ये इच्छा है इसको साक्षी मानकर, एंड As my last homage to India's cultural inheritance, जो cultural inheritance का मतलब जो सांस्कृतिक विरासत है इंडिया की, उसको मेरी last homage, मेरी आखिरी श्रद्धांजलि है, वो क्या होगी? I am making this request, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि that a handful of my ashes, जो मेरी मृत्यु के बाद, मेरे दाह संस्कार के बाद जो राख होगी, उसकी एक मुट्ठी राख को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए इलाहाबाद में, to be carried to the great oceans that washes India shore. गंगा नदी में प्रवाहित करने से क्या हुआ कि जब गंगा नदी समुद्र से मिलेगी, और समुद्र जो है हमारे, माना जाता है कि जो कन्याकुमारी जो है वो भारत का चरण है, तो इस तरह से जब गंगा नदी जाकर समुद्र में मिल जाएगी, तो ये भारत के जो ये जो किनारे हैं, जो इंडिया के जो किनारे हैं, वो जो है वो उन किनारों को धोएगी। वो जो भारत के चरण रूपी जो तट हैं, उनको मेरी गंगा नदी के साथ मिलकर मेरी जो राख है वो उनका चरण स्पर्श करेगी और चरणों को धोएगी। The major portion of my ashes should be, however, be disposed of. Otherwise, I want these to be carried high up into the air in an airplane and scattered from that height over the fields where the pigeons of India's toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954. The major portion of my ashes should, however, be disposed of otherwise. जो मैंने एक पोर्शन तो बताया कि एक मुट्ठी जो राख है वो गंगा नदी में बहा दी जाए, जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है उसे क्या करना है वो आगे बता रहे हैं। I want these to be carried high up in the air in an airplane and scattered from that height over the fields where the pigeons of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. यहाँ पर pigeons का मतलब होता है किसान, toil मतलब जहाँ पर परिश्रम करते हैं, और indistinguishable का मतलब हुआ अभिन्न अंग। तो बाकी का जो बचा पोर्शन है वो मैं चाहता हूँ कि उसे एक जो है हवाई जहाज से ऊपर हवा में ले जाया जाए
और उसे वहीं से स्कैटर कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए, वहां पर उस खेतों में बिखेरा जाए जहां भारत के किसान परिश्रम करते हैं, उन खेतों में बिखेरा जाए जहां भारत के किसान परिश्रम करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल, जिससे कि जो मेरी राग का अंश है वो डस्ट में, भारत की मिट्टी में जाकर के मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। I have written this will and testament in New Delhi. मैंने ये जो मेरा वसीयतनामा और इच्छा पत्र है इसे मैंने न्यू दिल्ली में लिखा है on the 21st day of June, 21st June 1954, यानी 1954, 21 जून 1954 को ये वसीयतनामा और इच्छा पत्र मैंने नई दिल्ली में लिखा है। तो ये आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हमारे प्रोज से पूछे जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिस पर जो है 2 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पैसेज पर बेस्ड। पैसेज जो होगा वो किसी भी आपके प्रोज के चैप्टर से होगा, उसे पढ़कर ही आपको उनके जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 60 वर्ड्स। लॉन्ग आंसर का जो क्वेश्चन है वो 60 वर्ड में उसका आपको आंसर करना होगा। 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको चॉइस है, उनमें से कोई एक करना होता है। 4 मार्क का ये होता है और अबाउट 60 वर्ड्स आपको 5 से 6 से 7 लाइन आपको इसमें लिखनी है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। और 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 2-2 मार्क्स के होंगे, टोटल 4 मार्क्स। फिर वोकैबुलरी, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। 4 मार्क्स का 4 आता है। एक कॉलम ए कॉलम बी दिया होता है जिसमें एक साइड में वर्ड्स होते हैं, दूसरी साइड में जो मीनिंग्स होते हैं लेकिन जम्बल्ड होते हैं, उसे आपको मैच करना होता है। जो वर्ड होते हैं उनकी सही मीनिंग क्या है उससे आपको मैच करना होता है। तो ये भी 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल प्रोज में से 16 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। थैंक यू।